हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमें पढ़ना है भारत संसाधनों में उपयोग। और इसी चैप्टर का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है और ये जो वीडियो है इस चैप्टर का तीसरा वीडियो होगा, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में संसाधन नियोजन। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। तो इंडिया में कैसे रिसोर्स को प्लान किया जाता है और हिंदी में बोले तो संसाधन नियोजन क्या है, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और उसका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे उसके अलग अलग स्टेप्स लिखे हुए कि पहले रिसोर्स प्लानिंग के लिए, संसाधन नियोजन के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। और पिछले साल 2023 वाला जो मैट्रिक का एग्जाम है, वहां से ये क्वेश्चन बना था कि भारत में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखना था। तो यहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ था, ठीक है, पिछले ईयर। नेक्स्ट हम लोग का अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है रिसोर्स प्लानिंग, बहुत ही डिटेल से। तो बोला है क्या कि भारत संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। मतलब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। यानी कि रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए, भारत में संसाधन नियोजन करने के लिए क्या किया जाता है, आवश्यक क्रियाकलाप की इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। और वो कौन कौन सी क्रियाकलाप है, तो यहाँ पे लिखे हुए कि पहले क्या किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा। तो बोला है क्या कि ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान है, मतलब स्टेप्स हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग क्या किया जा सकता है, प्रशस्त किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में, अगर हम बात करें किसी भी देश में जितने भी रिसोर्स है, किसी भी देश में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो उसे क्या किया जाएगा, पहले प्लान किया जाएगी कि हमें उसको यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो हमारे देश में क्या है, बहुत तरीके के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उन रिसोर्सेज को, उन संसाधनों को किस प्रकार से गवर्नमेंट उपयोग करेगी। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय संसाधन क्या है कि एक देश के जो पूरे जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सब के सब रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय संसाधन मतलब किसका संसाधन हुआ, देश का संसाधन हुआ। और देश के संसाधनों को किस प्रकार से उपयोग करना है ये कौन डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पहले रिसोर्सेज को हमें कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए कमीशन बनेगा। वो सारी चीजों को एनालाइज करेगा, जांच पड़ताल करेगा कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है, किस प्रकार से एलोकेट करना है इन रिसोर्सेज को, कौन कौन से सेक्टर्स में कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। वो सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से एनालाइज किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो बोला है क्या कि इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश तभी डेवलप करता है जब वो अपने देश की रिसोर्सेज का क्या कर पाता है, उपयोग कर पाता है। अपने देश के संसाधनों का उपयोग करके ही कोई देश क्या बनता है, एक विकसित देश की कैटेगरी में खड़ा होता है। तो बोला है क्या कि संसाधन नियोजन के सोपानों को, मतलब स्टेप्स को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। यानी कि जो संसाधन नियोजन है उनको किन किन स्टेप्स में हम क्या कर सकते हैं, बांट करके देख सकते हैं। तो बोला है क्या, पहले क्या किया जाएगा, तो देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए क्या करवाना, सर्वेक्षण करवाना। तो आप लोग जानते हो कि अगर पहले तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ये पता करना पड़ेगा कि हमारे देश में कहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो कितनी मात्रा में है और उनका क्वालिटी किस प्रकार से। तो आप देखोगे क्या कि पहले गवर्नमेंट क्या करवाती है, पहले जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो अपने देश की रिसोर्सेज का सर्वेक्षण करवाती है। क्या करवाती है, सर्वेक्षण। इस प्रकार से जो जियोलॉजिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो लोग अलग अलग एरिया में जा करके वो सर्वेक्षण करने का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं कि हमारे देश में रिसोर्सेज किस प्रकार के हैं और उनमें उनकी क्या क्वालिटीज है, उनमें कितना मतलब मटेरियल जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, उनको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, वो सारी चीजों को पहले सर्वे करते हैं। उसके बाद है क्या, दूसरा होता है क्या कि जब सर्वेक्षण कर लिया जाता है, सर्वेक्षणों परांत मतलब जब सर्वे कर लिया गया, उसके बाद क्या होगा कि मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक आधार पर मापन या आकलन करना। तो जो दूसरा स्टेप आता है, पहला स्टेप क्या है, संसाधन नियोजन का पहला स्टेप क्या है कि संसाधनों की पहचान करना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वेक्षण करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप आता है कि जब सर्वेक्षण हमने कर लिया तो जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो जियोलॉजिस्ट लोग हैं, जो सर्वेक्षण कर रहे थे, वो लोग क्या करेंगे, मानचित्र तैयार करेंगे। मानचित्र मतलब मैप तैयार करेंगे कि किस एरिया में कितना संसाधन है। उसके बाद और क्या करेंगे, तो गुणात्मक जो संसाधन वहां पे उनको पता लगा, उसका गुणात्मक और मात्रात्मक
आधार पर आकलन करेंगे। मतलब क्या है कि अब देखेंगे कि इसकी क्वालिटी किस प्रकार से, इसमें कितने क्वालिटी में मतलब क्वालिटी कैसी है और कितने मात्रा में यहाँ पे संसाधन उपलब्ध है, तो उसकी जांच की जाएगी। उसके बाद कह रहा है क्या, तीसरा जो स्टेप होगा ग हमारा जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि संसाधन विकास। बोला है क्या कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। यानी कि जब पता चल गया कि इतनी क्वालिटीज, इसकी क्वालिटीज ये है, ये जो संसाधन है उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कितनी मात्रा में है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्रौद्योगिकी जुटाना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या क्या जुटाना पड़ेगा, तो मशीन्स जुटाने पड़ेंगे। क्या जुटाने पड़ेंगे बच्चों, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे कोयले का भंडार निकला, तो जो ये साइंटिस्ट लोग, जियोलॉजिस्ट लोग ये पता लगा रहे हैं, अगर यहाँ पे पता चलता है कि क्या है, सोने का भंडार है या फिर कोयले का भंडार है, तो इसको कैसे निकाला जाए, इसको खोद करके इसका माइनिंग कैसे की जाए, तो इसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीन चाहिए, तो वो जुटाया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन, कोल फील्ड को ऑर्गेनाइज, ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, ठीक है। और उस तरीके से इसको क्या किया जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एक प्रॉपर वे में। तो बोला है क्या कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए क्या करना, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। और अगला जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। अब बात आती है क्या, इस चीज को समझना जरूरी है। बोला है क्या कि राष्ट्रीय विकास योजना, जो हमारा घ जो स्टेप है उसमें क्या होगा कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करना। मतलब क्या है कि संसाधन विकास, संसाधन को भी डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझो कि हमारे देश की जो सरकार है वो मतलब देश को विकसित करने के लिए, देश में डेवलपमेंट लाने के लिए जो स्टेप्स लेंगी, उन स्टेप्स के लिए उसे क्या जरूरी होगी, रिसोर्सेज जरूरी होगी। क्या जरूरी होगी, रिसोर्सेज जरूरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारी देश की सरकार अगर ये डिसाइड करती है कि हम प्रत्येक देशवासियों के घरों तक क्या पहुंचाएंगे, बिजली पहुंचाएंगे, तो बिजली पहुंचाने का जो ये स्टेप लिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया, तो इसका समन्वय किससे होना चाहिए, बिजली उत्पादन करने वाली जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, इसमें बिजली उत्पादन करने में जो लगे हुए हमारे संसाधन है, जो लोग, जो संस्था लगी हुई है, उसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। नहीं तो अगर एग्जांपल के तौर पे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बिजली बनाने वाली जो संस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे देश में 100 मेगावाट बिजली बना रही है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं कि 100 मेगावाट की क्या बना रही है, बिजली बना रही है। और हमारे जो देश की सरकार है, जो देश की गवर्नमेंट है, वो लोगों को बोल दे कि हम प्रत्येक घरों में क्या देंगे, बिजली देंगे, और उसका रिक्वायरमेंट है 500 मेगावाट का। कितना है, 500 मेगावाट का ये रिक्वायरमेंट है। और हमारे देश की जो संस्थाएं जो ये बिजली का उत्पादन करती है वो 100 मेगावाट ही बना पा रही है। तो क्या ये समन्वय स्थापित हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य क्या होना चाहिए, समन्वय स्थापित करना। ये चौथा हमारा स्टेप है। समझ में आ गई होगी। आगे देखो कर रहा है क्या कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही, बोला है क्या कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो संसाधन नियोजन का जो लक्षित उद्देश्य है कि हम इतना मेगावाट बिजली पैदा कर देंगे। आप लोग भी देखे होंगे कि हमारी सरकार जो है वो बिजली के क्षेत्र में या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के भी एरिया में देखोगे तो बोलते हैं कि हम इतने 1000 किलोमीटर ये सड़कें बनवा देंगे, हाईवे बनवा देंगे, ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, सड़क बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए हमें क्या चाहिए, रिसोर्सेज की जरूरत होगी। और रिसोर्स उतना नहीं मिल पाएगा तो क्या गवर्नमेंट अगर ये वादा कर दे तो क्या वो उसको फुलफिल कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए बोला है क्या कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। और इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। तो यहाँ पे एक टर्म आया है क्या, पंचवर्षीय योजना। तो ये पंचवर्षीय योजना क्या है, तो अभी तो पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया है, लेकिन आप देखोगे कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुई थी। 1951 से 1956
के लिए पहली पंचवर्षीय योजना थी, और ऐसे कर करके अगले अगले हर एक 5-5 साल के लिए क्या बनता था, गवर्नमेंट ये डिसाइड करती थी। पंचवर्षीय योजना ऐसे समझो कि हमारे देश में देश का अगले 5 वर्षों में अपने देश को कहां तक लेकर के जाना चाहते हैं, मतलब डेवलपमेंट के एरिया में, कि हम अपने लोगों को क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, कौन कौन सी सुविधाएं देना चाहते हैं, हम अपने देश में कितने इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कितने विश्वविद्यालय स्टैब्लिश करना चाहते हैं, कितने सड़कें बनवाना चाहते हैं। ये सारी चीजों को क्या किया जाता था, हम अपने देश में जो हमारी देश की जो जीडीपी है उसको, उसका ग्रोथ रेट कितना होना चाहिए, सारा का सारा जो है वो लक्ष्य निर्धारित पहले कर लिया जाता था आने वाले 5 सालों के लिए। तो ये क्या कहलाता था, पंचवर्षीय योजना। और जब ये हमने अपना गोल सेट कर लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उसको पूरा करने के लिए क्या करते थे, गवर्नमेंट पूरा जोर लगाती थी कि हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, और उसके लिए रिसोर्सेज जुटाने का काम करती थी। तो यही बोला है यहाँ पे क्या, कि इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना की यही प्रयासरत है। किसी भी इकाई पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है। जाहिर सी बात है कि कोई भी क्षेत्र में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको संसाधन आवश्यक शर्त है। अगर संसाधन नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। अब ये भी बात आती है कि आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है और आपका लक्ष्य भी है, लेकिन जो प्रौद्योगिकी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है और संस्थाएं डेवलप नहीं है, तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाइएगा। ये भी एक बात है। तो गवर्नमेंट जो है इसमें पिछड़ जाती है। आज भी हमारे देश में कई ऐसे राज्य जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी आर्थिक रूप से क्या है, विकसित है। तो इस सब के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास। अगर प्रौद्योगिकी और संस्थागत विकास कोई राज्य कर ले, कोई भी देश कर ले, तो वो संसाधन कम होने के बावजूद भी वो क्या कर लेगा, आगे निकल जाएगा। और कुछ जो राज्य है और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास संसाधन उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी की और संस्थागत डेवलपमेंट के अभाव में वो क्या रह जाते हैं, बहुत ही पीछे रह जाते हैं। ये है। अगला हम लोगों का टॉपिक है वो है संसाधनों का संरक्षण। संसाधनों का संरक्षण का मतलब क्या हुआ कि सभ्यता एवं संस्कृति, जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण, उनका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही, कंजर्वेशन करना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो हम इसको ये जो टॉपिक है हमारे, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का संरक्षण। अब ये है क्या, तो बोल रहा है क्या कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है। जाहिर सी बात है कि कोई भी सभ्यता और कोई भी संस्कृति किसके आधार पर विकसित होती है, तो विकसित होती है संसाधनों के बल पे। अगर हमारे पास वाटर रिसोर्स, फूड रिसोर्स, ये सारी चीजें अगर नहीं होती तो क्या हमारा सभ्यता विकसित कर पाता, नहीं विकसित कर पाता। तो बोला गया कि यही कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को क्या करती है, जन्म देती है। अब संसाधनों का दुरुपयोग कीजिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं, पानी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर पानी हमें, हमारी सभ्यता को विकसित करने में, हमें आगे बढ़ाने में मदद करती है, हम लोग जीवन जीने के लिए भी पानी पीते हैं और भी बहुत सारे कार्यों को करने के लिए पानी पीते हैं, जल पीते हैं, लेकिन जल का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर उसका अंधाधुंध उपयोग करें, अविवेकपूर्ण उपयोग करें, तो क्या पैदा करती है, विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देती है। समझ में आई बात। आगे बोला है क्या कि इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। बोला है क्या कि अगर हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्या न हो, संसाधनों का दोहन न हो, संसाधनों का अविवेकपूर्ण उपयोग न हो, इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, तो इनके विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। तो यहाँ पे अगर हम बोले संसाधन उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, तो बोले क्या कि संरक्षण क्या है, संसाधन का संरक्षण क्या है, तो क्या बोलेंगे कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ओके, इसको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बात में क्वेश्चन आ जाए कि संसाधन का संरक्षण क्या है, तो क्या बोलेंगे कि संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। आगे, प्राचीन काल से इन संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलनशील विषय रहा है। आप देखोगे कि जो भी हमारे समाज सुधारक हैं, नेता हैं, चिंतक हैं, जो पर्यावरणविद हैं, वो संसाधनों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और इसी के चलते लोगों को हमेशा जागरूक करने का भी प्रयास करते रहे हैं उन लोगों ने कि
हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, ये जो मानव सभ्यता है वो किसके ऊपर टिकी है? संसाधनों के ऊपर टिकी है। जैसे ही संसाधन खत्म हो जाएंगे, मानव सभ्यता क्या हो जाएगी? धाराशायी हो जाएगी। इसलिए बोला है क्या कि इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए जो हमारे समाज सुधारक हैं, जो हमारे पर्यावरणविद हैं, उनके बीच में ये बहुत ही ज्वलंत विषय रहा है कि क्या किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक है। उन्होंने क्या कहा था संसाधनों को लेकर के? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि हमारे प्रकृति में पेट भरने के लिए क्या है? बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, नेसेसिटीज है, उन सबको तो प्रकृति क्या कर सकती है? पूरा कर सकती है, फुलफिल कर सकती है। लेकिन हमारे जो लालच है, हमारे जो ग्रीड है, और उस लालच के बदौलत हम लोग अंधाधुंध रिसोर्सेज का उपयोग करके और पैसे बना बना करके पेटी भर रहे हैं। इसके लिए प्रकृति के पास उतनी क्षमता नहीं है। कहने का मतलब ये है। तो किसने कहा था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, इसको याद रखना है। क्वेश्चन आ भी सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है इससे कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। उसके बाद आगे देखोगे, संरक्षण, संसाधनों के संरक्षण के लिए भी आप देखोगे तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है मेधा पाटकर। इन्होंने नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया था, स्टार्ट किया था। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने क्या चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया था। और एक और व्यक्ति है संदीप पांडे, द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार और संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। तो जब आपको संसाधन संरक्षण के ऊपर लिखने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेगा? इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी का ये कोट कर सकते हैं आप। उसके बाद और क्या कर सकते हैं? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में के जो मेधा पाटकर जी हैं उन्होंने जो शुरू किया था, सुंदरलाल बहुगुणा जी को मेंशन कर सकते हैं। संदीप पांडे के बारे में भी आप क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि उन्होंने जल संचय कर कृषित भूमि का विस्तार करने के लिए बहुत ही अहम योगदान दिया था और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। आगे हम बात करें तो कह रहा है क्या कि गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीक की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधनों के तीव्रतर ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। बोला है क्या कि हम अपने जो भी हमारे पर्यावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे प्रकृति में जो भी संसाधन उपलब्ध है, उनको हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही तेजी के साथ क्या कर रहे हैं? उपयोग करते जा रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो इसके एक्सप्लॉइटेशन में बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट तरीके से रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ही तेज तीव्र गति से उपयोग कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन है, सबसे बड़ा अगर रीजन है बोल दे तो क्या है? अत्याधुनिक तकनीक। आप एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे देखो, पहले के लोग क्या करते थे कि कुआं से क्या करते थे? पानी निकालने का, बाल्टी डाल करके कुआं से पानी निकालते थे, उसमें मेहनत लगता था। तो उसमें लोग क्या करते थे कि जितनी जरूरत होती थी उतना ही निकालते थे और बाकी वेस्ट नहीं करते थे। लेकिन अब क्या देखोगे कि आज बहुत सारे मोटर लग गए हैं, बहुत सारे मोटर है, सबमर्सिबल आ गया है। तो लोग क्या करते हैं कि बस एक क्लिक बटन दबाया, इलेक्ट्रिसिटी पे चलना है, मेहनत तो उसमें लग नहीं रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा पानी क्या कर देते हैं? लोग वेस्ट कर देते हैं। जितना उपयोग ना करे उससे कहीं ज्यादा पानी वो लोग वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या कब पॉसिबल है? अत्याधुनिक तकनीक के द्वारा। अगर उनको रहता कि कुएं से, बाल्टी से पानी निकाल करके और चीजों को काम करना अपना और वेस्ट करने की बात आती तो लोग क्या वेस्ट करते? पानी ऐसे ही फेंक देते, कुएं से पानी निकाल करके मेहनत करके नहीं। लेकिन आज मशीन के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या करते हैं लोग? मोटर और सबमर्सिबल से अंधाधुंध पानी को बर्बाद करते रहते। तो ये है क्या? शोषणात्मक क्रियाकलाप जो है वो संसाधन के तीव्रतम ह्रास के लिए क्या कर देता है? मजबूर कर देता है। और गांधी जी मशीनों के बारे में, तो एक ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गांधी जी का मशीनों के बारे में क्या विचार था? अत्याधुनिक मशीनों को लेकर के गांधी जी क्या सोचते थे? तो देखो यहां से इस क्वेश्चन का भी आंसर हो सकता है क्या कि गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के क्या थे? घोर विरोधी थे। यानी कि वो गांधी जी जो है वो मशीनों से उत्पादन करने के घोर विरोधी थे। वो मान के चलते थे कि मशीनों से उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या? तो सब उनका मानना यह था कि वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादों के उत्पादन के समर्थक थे। मतलब क्या है कि अगर कोई सामान बनाया जा रहा है तो उसमें बहुत सभी लोगों को हाथों से बनाना चाहिए। जिससे क्या होगा? जिससे एक बड़ी आबादी को क्या मिलेगी? बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड से बचाया जा सकता है। मतलब लोगों को काम मिलेगा। अगर मशीन लगा देंगे तो क्या कर देगा? मशीन बहुत तेजी से काम कर देगा और लोगों का रोजगार छिन जाएगा और लोगों को काम करने के लिए काम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए क्या है कि उनका मानना था कि लोगों को काम पे लगाया जाना चाहिए। जैसे आज हम देखें तो हमारे
देश में आप देखोगे क्या है कि फसलों की कटाई करने के लिए हार्वेस्टर आ गया। तो जब हार्वेस्टर आती है तो क्या देखते हैं कि बीघा के बीघा जो खेत है वो तुरंत घंटों में क्या कर देती है, हार्वेस्टर मशीन कट कर देती है। लेकिन आप देखोगे कि अगर उसी में कुछ मजदूरों से कटवाया जाता तो उनको, उन मजदूरों को क्या मिलता, काम मिलता। और हार्वेस्टर मशीन आते उनको 1 महीने तक का काम मिल सकता था, और हार्वेस्टर उसे 1 घंटे में करके कट करके क्या कर जाती है, चली जाती है। तो बताओ, तो इतने लोगों का रोजगार चला गया। तो ये कॉन्सेप्ट था गांधी जी का, जिसके कारण गांधी जी क्या करते थे, मशीनों का विरोध करते थे। और बोला है क्या कि उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कार्य दक्षता के विकास में वृद्धि होगा और संसाधनों के विदोहन पर भी क्या लग सकेगा, विराम लग सकेगा। हम लोग ये भी देखते हैं कि हार्वेस्टर मशीन से जब कोई कटाई होती है, फसलों की कटाई होती है, तो उसमें बहुत सारे जो अनाज है वो बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर मजदूरों के द्वारा कट किया जाता है तो एक एक जो दाना है वो क्या आ जाती है, घर पे आ जाती है। तो उसमें बर्बाद होने की क्या है, चांसेस कम हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है जिसे बोलते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। तो ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था क्या है, इंग्लिश में से बोलते हैं रॉबर्स इकोनॉमी। तो बोला है क्या कि मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति, मानव एवं तकनीक की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति क्या कहलाती है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब क्या है कि मानव और जो तकनीक है वो क्या करती है, शोषण करने का काम करती है, एक्सप्लॉइटेशन करने का काम करती है। तो जो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर है मानव का और मशीन का, इसी को क्या बोलते हैं हम, रॉबर्स इकोनॉमी बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन और हिंदी में बोले तो शोषण। ये जो वर्ड एक्सप्लॉइटेशन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शोषण। बट शोषण है क्या, शोषण किसे कहते हैं, क्या क्या होगा तब हम बोलेंगे कि अच्छा ये शोषण हो रहा है, क्या होगा तो हम बोलेंगे कि ये शोषण हो रहा है। तो शोषण को अगर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीजों को, कोई भी वस्तुओं को जरूरत से ज्यादा उपयोग करना, कोई भी वस्तुओं को, किसी व्यक्ति के साथ भी बोल सकते कि अगर एक व्यक्ति को काम, मतलब अगर लॉ के द्वारा एक ऐसे बोले कि एक व्यक्ति को काम बोल करके लाए कि हम आपसे 5 घंटा काम लेंगे या 8 घंटे काम लेंगे, और उससे आप क्या कर रहे हैं, 12-12 घंटे उससे काम ले रहे हैं। जैसे एक मजदूर है, आपने मजदूर को काम करवाने के लिए अपने घर पे लाया, और उसका मतलब काम करने का जो टाइम पीरियड है फिक्स्ड है, वो कितना है, 8 घंटे। 8 घंटे तक काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो 8 घंटे मतलब एक्चुअल में 8 घंटे काम लेना चाहिए, लेकिन आप ले रहे हैं उससे 12 घंटे, 12-12 घंटे डेली काम करवाते हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, जरूरत से ज्यादा उस व्यक्ति का उपयोग कर रहे हैं आप, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से जो व्यक्ति है, जो खाने पीने, नहाने धोने के लिए पानी की आवश्यकता है, उनको पूरा करने के लिए आपको पानी यूज करना चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। जितना जरूरत है 500 लीटर का, और आप वेस्ट कर रहे हैं 1000 लीटर। तो ये क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं आप 1000 लीटर धरती के अंदर से। तो ये क्या कर रहे हैं, आप उस चीज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो आई होप एक्सप्लॉइटेशन और शोषण का मतलब क्या होता है वो समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं कि इन संसाधनों के संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, और ये जो इतनी तीव्र गति से हमारा संसाधन क्या हो रहा है, संसाधनों का दोहन हो रहा है, संसाधनों की कमी हो रही है, संसाधन नष्ट हो रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए अभी तक वर्ल्ड लीडर्स ने कौन कौन से स्टेप्स उठाए हैं, तो उन्हीं सब के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है। बोला है क्या कि संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए हैं। सर्वप्रथम 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। तो सबसे पहले संसाधनों के संरक्षण हेतु किसने कदम उठाया था, तो क्लब ऑफ रोम ने उठाया था। किसने उठाया था, क्लब ऑफ रोम। और कब उठाया था, तो 1968 में उठाया था। 1974 में शुमशेर की पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए थे, और ब्रटलैंड आयोग द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में क्या है, विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम ब्रटलैंड कमीशन के बारे में। ब्रटलैंड कमीशन था क्या, तो आप देखोगे कि 1983 में 1983 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक कमीशन गठित किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि हमारे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में संसाधनों से रिलेटेड कौन कौन सी समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, उन समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, उन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, संसाधनों से रिलेटेड विश्व की हर एक समस्याओं को एनालाइज करने के लिए एक क्या बोलते हैं, कमीशन बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं हम, ब्रटलैंड कमीशन बोलते हैं। और ये ब्रटलैंड जो है ना, वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में ये गठन किया गया था, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, ब्रटलैंड आयोग बोलते हैं। और इस कमीशन ने जब इसको 1983 में गठन किया गया, उसके बाद देखोगे कि ये अपना रिपोर्ट कब देती है, 1987 में देती है। और इसमें क्या बताती है कि इस रिपोर्ट में
जो उसने बातें बताई वो क्या था, विश्व जगत की दृष्टि खोलने के में क्या था, कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास, जैसे हम लोग आज बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास बोलते हैं। तो बोला है क्या कि ये जो सतत विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया है। इसी रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य, और बोला है क्या कि जब ये रिपोर्ट आया उसके बाद बोला है क्या कि इसी के रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 ईस्वी में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इसी संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। पुनः 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में क्या था, विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। मतलब हम देखें तो 1968 में क्लब ऑफ रोम, उसके बाद 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर करके शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित किया गया जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, ब्रुकलिन कमीशन का जो रिपोर्ट था। उसके बाद इस रिपोर्ट को कंसीडर करते हुए पूरे वर्ल्ड के लीडर्स ने एक जगह पे और अपना एक सम्मेलन किया जिसे क्या बोलते हैं हम, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं। और तो सबसे पहले फर्स्ट जो अर्थ समिट है, अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, और रियो डी जेनेरियो कहां पे, ब्राजील में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, और कहां हुआ था, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कौन से देश में है, यूएसए में है। और अगर हम बात करें तृतीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2002 में, जो कि कहां पे, जोहान्सबर्ग कहां पे है, साउथ अफ्रीका में। कहां पे है, साउथ अफ्रीका में। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। तो बोला है क्या कि सतत विकास की अवधारणा, तो ये जो कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और हिंदी में बोले तो सतत विकास का, तो सतत विकास की जो अवधारणा है वो कहां से आई और इसका मतलब क्या होता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। तो बोला है क्या कि संसाधन मनुष्य की जीविका का आधार है। जाहिर सी बात है कि मनुष्य का जो जीवन यापन होता है वो किस पे आधारित है, संसाधन पे आधारित है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है कि अवधारणा के कारण मानव ने इनका क्या किया, अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण पर्यावरणीय क्या हो गए हैं, समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। अब बोला है क्या कि व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रतम दोहन कर संसाधनों के भंडार में चिंतनीय ह्रास ला दिया है। मतलब क्या है कि मनुष्य जो है वो मनुष्य ने यह सोचा कि जितने भी प्रकृति में संसाधन उपलब्ध है वो सब के सब क्या है, वो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ गया उपहार है, गिफ्ट है। जितना हो सके लूट लो, लूट सको तो लूट लो जितना हो सके। अब इसी लूट के कारण क्या हो गया कि उन्होंने इतना लूटा प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों को कि वो क्या हो गए, कम हो गए, वो ह्रास हो गया। मतलब इतना लेवल पे कम हो गया कि अब मतलब एक ऐसी स्थिति आ गई कि आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो संसाधनों का केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो भागों में, एक संपन्न और दूसरा विपन्न में बट गया। यानी कि जिसके पास पावर था, जो संसाधनों का उपयोग कर सका, संसाधनों के उपयोग करने में सक्षम था, उसने क्या किया कि संसाधनों को इतना लूटा, इतना उपयोग किया कि उसके पास बहुत सारे संपत्ति पैदा हो गए, इकट्ठा हो गए। और कुछ लोग ऐसे हो गए संसाधन विहीन हो गए, जिनके पास संसाधन है ही नहीं, पैसा नहीं है। तो ये क्या हो गया कि हमारा जो समाज है वो दो ग्रुपों में बट गया, एक संपन्न लोगों में और दूसरा विपन्न लोगों में। तो एक तरीके से क्या है, ये सामाजिक बुराई है। समाज में क्या होगा, एक नफरत पैदा होगा, एक अशांति का माहौल पैदा हो सकता है कि अमीर लोग, कुछ खास लोग अमीर हो जाएंगे और कुछ खास लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, और कुछ खास लोग जो हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे। तो इनको, उन दोनों के बीच में क्या होगी, एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाएगी, जो कि बहुत ही गलत बात है। तो संपन्न लोगों द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर संसाधनों का क्या किया, विवेकहीन दोहन किया इन लोगों ने, जिससे विश्व परिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी परिस्थितिकी संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को क्या है, तैयार है। यानी कि इन लोगों ने इस प्रकार से संसाधनों का दोहन किया कि बहुत सारी क्या बोल सकते हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो जो भूमंडलीय तापन है, भूमंडलीय तापन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद देखोगे कि ओजोन क्षय, ओजोन परत जो होती है, जो हमें पैराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है, सूर्य से आने वाली जो पैराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनसे
हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उनमें भी क्या देखते हैं कि छेद होने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण तो जानते ही हैं आप लोग, जैसे कि क्या है पर्यावरण प्रदूषण में बहुत सारे प्रदूषण हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो क्या है, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद करें तो जल प्रदूषण है, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा हो जा रही है, असमय ऋतु परिवर्तन हो जा रहे हैं। और बोला है क्या कि जैसी परिस्थिति की संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। मतलब ये समस्या इतनी तेज हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि लगता है कि सभ्यता संस्कृति धरती से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर समय रहते हुए ध्यान न दिया गया तो बोला है क्या कि अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों द्वारा अनवरत दोहन विदोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा, अगर इन चीजों को न रोका गया तो बोला है क्या कि उपयुक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा क्या है, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है क्या कि उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने, यानी कि जितनी भी प्रकार के पर्यावरणीय समस्याएं हैं, पारिस्थितिकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से निजात पाने के लिए, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, उन समस्याओं का सॉल्यूशन पाने के लिए क्या जरूरी है, और विश्व शांति के साथ साथ विश्व में शांति का माहौल बना रहे और जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए, यानी कि जितना भी जीव अर्थ पे मौजूद है उन सभी को गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए हमें सबसे पहले क्या करने की आवश्यकता है, सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा क्या है, अपरिहार्य है। अपरिहार्य का मतलब बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी, एसेंशियल है, उसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो मतलब क्या है, पहले ये समझना है कि परिस्थितिकी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, जैव जगत का मतलब क्या बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव लाइफ जीने के लिए, और सबसे पहले क्या जरूरी है कि संसाधनों का क्या होना चाहिए, न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, यानी कि समाज के सभी वर्गों में संसाधनों का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होगा कि कुछ लोग इसका दोहन करते हुए अमीर रह जाएगा और कुछ लोग गरीब रह जाएंगे, तो समाज में क्या फैलेगी, अशांति फैलेगी। तो इस चीज से छुटकारा पाना है। साथ ही साथ जो पावरफुल लोग हैं, जो जिनके पास रिसोर्सेज है, वो क्या करेंगे, परिस्थिति में बहुत सारी गंदगी फैलाते चलेंगे और इससे क्या होगा, सभी लोगों को नुकसान होगा। तो बोला है क्या कि दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनजर वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही क्या कहलाती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास कही जाती है। इससे वर्तमान विकास के साथ साथ भविष्य भी सुरक्षित रह सकता है। मतलब क्या हुआ कि ऐसा विकास जिसमें वर्तमान की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके और हमारा जो फ्यूचर है वो भी क्या रह सके, सुरक्षित रह सके, भविष्य रह सके। यही क्या कहलाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है या फिर सतत विकास कहलाता है। कुछ अस्मरणीय तथ्य जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोला है, पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। पर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 3 से 14 जून के बीच में 1992 में हुआ था, जो कि रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता, कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। ठीक है, तो इसमें कितने जो प्रतिनिधि है देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 178 देश के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 3 से 14 जून के बीच में 1992 में। कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कार्यक्रम 21, एजेंडा 21 क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और सुरक्षा यूएनसीडी के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए 21 कार्यक्रम को क्या किया गया था, स्वीकृत किया गया। और इससे एजेंडा 21 को गठन करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए और इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना भी की गई थी। कि यानी कि अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने देश में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एजेंडा 21 अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे कर रहा है क्या, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, तो 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित किया गया था और इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को क्या कहते हैं, +5 सम्मेलन भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन। क्योटो सम्मेलन क्या है, तो बोला है क्या कि क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें 159 देशों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपको याद रखना है कि जो क्योटो सम्मेलन है सबसे पहले ये हुआ कहां था, तो ये हुआ था जापान के क्योटो शहर में। दूसरा ये कब हुआ था, 1997 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से क्या करना, बचाना।
पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक तापन से बचाना। उसके बाद बोला है कि इसमें कितने देश पार्टिसिपेट किए थे, तो 159 देशों ने भाग लिया था। इसमें 6 गैसों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद कर लेना चाहिए। बोला है क्या, इनमें इसमें 6 गैसों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए उसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी थी। अब वो 6 जो गैस है वो कौन कौन से हैं, तो देखो ये 6 गैसें क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार हैं, ग्रीन हाउस जिसे गैस बोलते हैं। तो कौन कौन सा है, तो एक है CO2, दूसरा क्या है मीथेन, तीसरा है क्या है N2O, चौथा क्या है HFC, चौथा है क्या फ्लूरोकार्बन, और छठा क्या है सल्फर हेक्सा क्लोराइड। तो ये आपको याद रखना है। कौन 6 ग्रीन हाउस गैसेज है, CO2, मीथेन, N2O, HFC, फ्लूरोकार्बन और सल्फर हेक्सा क्लोराइड। जो जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7% और जापान जो है 6% की कटौती पर सहमत हुआ है। यानी कि ये जो 6 गैसें, इन 6 गैसों के प्रोडक्शन में यानी कि रिलीज जो किया जाता है अलग अलग मतलब कार्यों को करने के बाद, तो उन सब में हम क्या करेंगे, कटौती करेंगे। तो ये हुआ था। इसे मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जा सकता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखना है कि ग्रीन हाउस सम्मेलन कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था। इसे क्योटो सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं। ये कहाँ हुआ था, तो जापान में हुआ था। ये सब याद रखना है। आगे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों के लगभग 2000 प्रतिनिधि ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। लगता है कि 2000 प्रतिनिधि पार्टिसिपेट किए थे ना, इसीलिए कोई क्या बोल सकते हैं, कोई विश्व स्तरीय सहमति तैयार जो था वो नहीं हो पाया था। मतलब कोई परिणाम नहीं निकल पाया। मतलब ढेर, क्या बोलते हैं उसे, ढेर जोगी मठ उजाड़, तो वही वाला हाल हो गया था। हमको लगता है कि 2000 प्रतिनिधि, पहले देखो तो जो भी डिसीजंस लिए गए उसमें क्या था कि 159 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन था उसमें हम देखते हैं कि 178 देशों के प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था, देखो यहाँ पे। और इस वाला जो थर्ड जो पृथ्वी सम्मेलन था उसमें 2000 प्रतिनिधियों ने, लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। इसीलिए लगता है कि कोई भी डिसीजन नहीं हो पाया, ढेर जो कि मठ उजाड़ हो गया। ओके, तो कोई बात नहीं। अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ है वो तो करेंगे ही करेंगे, और साथ साथ में पहले इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, जो डिटेल में लघु उत्तरीय प्रश्न है इन सब का वीडियो आने वाला है। उसके बाद आप देखोगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उनको भी करेंगे, सबको बहुत ही डिटेल से अच्छे से करेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक था हमारा भारत संसाधन एवं उपयोग का पहला, संसाधन का महत्व, इसमें इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाएंगे और सबको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्या बोल सकते हैं सेशंस होने वाले आने वाले। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।